आप ध्यान दीजिए, एक और टर्म आता है आपके सीपीसी में, बहुत बार आप सुनते हैं। ऑर्डर का नाम सुना आपने, डिक्री का नाम सुना आपने। एक और टर्म जो इससे कंफ्यूजिंग टर्म होता है उसको कहते हैं हम जजमेंट। व्हाट इज जजमेंट एंड हाउ जजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डिक्री? डिक्री और जजमेंट में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि साहब आखिरकार जजमेंट है कहां पर, वेयर द टर्म जजमेंट इज डिफाइंड। जरा सीपीसी ओपन करें डायरेक्ट और मुझे बताइए कि जजमेंट कहां पर डिफाइंड है, सेक्शन 2 में कहां पर डिफाइंड है, डिफाइंड है। देखिए जरा, तो आप मुझे बताएंगे कि सेक्शन 2 के 9 में डिफाइंड है। 2:9 में means section 2 is defining the decree, section 2 defines decree and 2:9 defines the judgment. तो अब क्वेश्चन ये है कि हाउ जजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डिक्री। जजमेंट कैसे डिक्री से डिफरेंट है? देखिए, जो लिखा हुआ है वो तो हम बाद में देखेंगे, पर प्रैक्टिकली पहले जजमेंट को समझ लेते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय जजमेंट। होता क्या, देखो आप अभी तक समझ चुके हैं कि कोर्ट में जब भी कोई केस आता है, एक सिविल कोर्ट में, सब फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ सूट। और सूट कैसे आती है? ओनली आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। व्हेन देयर इज अ सूट, तो सूट, अब उसके बाद अपोजिट पार्टी आएगी, डिफेंडेंट आएगा, रिटन स्टेटमेंट आएगा, ये सब कुछ होगा। फाइनली देखो, डिक्री को समझने की कोशिश करो तो डिक्री इज एन ऑपरेटिव पार्ट। जब डिसीजन आता है, फाइनल डिसीजन, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, तो डिक्री इज एन ऑपरेशनल पार्ट। डिक्री एक छोटा सा पॉइंट है। जैसे क्वेश्चन ये है कि हुज पेन इज दिस, ये पेन किसकी है, मेरी है या हर्ष की है? नाउ दिस इज द क्वेश्चन, पेन किसकी है, मेरी है या हर्ष की है? अब रुकिए, डिक्री में सिर्फ ये लिखा रहेगा कि द पेन बिलोंग्स टू हर्ष। ये डिक्री है, एक लाइन की ऑपरेटिव पार्ट जिसको तुम एनफोर्स करा सकते हो। दिस इज ऑपरेटिव पार्ट जिसको तुम एनफोर्स करा सकते हो। अभी रुको, जजमेंट फिर क्या है? जजमेंट is the statement of judge where he explains the grounds of the decree. मतलब जजमेंट जज का स्टेटमेंट है जिसमें कि वो डिक्री के ग्राउंड्स को एक्सप्लेन करता है। डिक्री के ग्राउंड्स को एक्सप्लेन करने का मतलब क्या हुआ? यू कैन नॉट सिंपली से दैट दिस पेन बिलोंग्स टू हर्ष। जजमेंट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव ना। what evidences you have collected and what evidences you appreciated during your judgment? पूरी प्रोसीडिंग के दौरान आपने कौन कौन से एविडेंसेस को अप्रिशिएट किया, कौन कौन से एविडेंसेस को चेक किया, इसके बारे में हर बात लिखी जाएगी। यू कैन नॉट सिंपली से, अभी मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट बताऊंगा, तो सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट दिस इज नॉट अ करेक्ट जजमेंट, दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज थिंग बिलोंग्स टू दिस, विदाउट मेंशनिंग द मेरिट ऑफ द केस। रीजनिंग के बिना जजमेंट जजमेंट नहीं हो सकता है। देयर शुड बी साउंड रीजनिंग बिहाइंड द जजमेंट। तो जजमेंट क्या है? वो पूरा पूरा हिस्सा ही है। ये पेन हर्ष की है, क्यों है? अब हर्ष की है ये तो डिक्री हो गया, लास्ट में लिखा जाएगा। पर पहले जब आप पूरा कोर्ट का जजमेंट जब कभी पढ़ेंगे तो उसमें शुरुआत में क्या लिखा रहता है? सूट वाज फाइल्ड ऑन दिस डेट, दिस वाज द कंटेंशन ऑफ द प्लेंटिफ, दिस वाज द कंटेंशन ऑफ द डिफेंडेंट, प्लेंटिफ सेड दिस, डिफेंडेंट सेड दिस, I appreciated this evidence on behalf of plaintiff and on behalf of defendant. These evidences were collected or were presented. I believe on these evidences. Why? Because of this point. तो ये सारी चीजें लिखने पर ये हो जाएगा कि भाई आप, जैसे जजमेंट क्या होता है, मुझे रेड कलर पसंद है, आई लाइक रेड। क्यों पसंद है? ये सब्जेक्टिव है। बट जजमेंट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, वो रीजन बेस्ड होता है। वो पूरा जो रीजनिंग है ना चली आ रही है ए टू जेड, वो जजमेंट है। द एंटायर रीजनिंग बिहाइंड द डिक्री इज जजमेंट। तो पूरा जो एक लंबा रीजनिंग चलता है वही जजमेंट है। यही बात आपके सेक्शन 2:9 में लिखी गई है। सबसेक्शन 9 में क्या कह देता है? देखिए लिखा हुआ है, जजमेंट मींस द स्टेटमेंट गिवन बाय जज।
जजमेंट मीन्स अ स्टेटमेंट गिवन बाय जज। और जज कौन है? हु इज जज? जज देखिए 2:8 में डिफाइंड है, ये सब प्री में की क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 2:8 में डिफाइंड है जज। और जज क्या कहता है, देखिए क्या कहता है, जज मीन्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर अ सिविल कोर्ट ऑफ अ सिविल कोर्ट। जज का मतलब होता है एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहाँ का? सिविल कोर्ट का। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डज इट मीन बाय कोर्ट? अब ये कोर्ट कहाँ पर डिफाइंड है? कोर्ट इज नोवेयर डिफाइंड इन योर कोड। कोड कहीं भी आपके कोड में डिफाइंड नहीं है। एक छोटा सा पॉइंट लिखिए फटाफट, लिखिए जज मीन्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 8। जज मीन्स लिखा हुआ है आपके बेयर एक्ट में ही लिखा हुआ है, जज मीन्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट। हाउएवर द कोर्ट इज नोवेयर डिफाइंड इन द कोड। शब्द कोर्ट जो है कहीं भी कोड में डिफाइंड नहीं है। बट प्रिवी काउंसिल बट प्रिवी काउंसिल बट प्रिवी काउंसिल but the privy council but the privy council in but the privy council in ed sinclair, e for elephant, e dot d for dog, sinclair, sinclair, ed sinclair, ed sinclair एक ही शब्द है, e अलग होगा, d अलग होगा, sinclair अलग है। वर्सेस ब्रॉटन, BROUGHTON, ब्रॉटन, ed sinclair वर्सेस ब्रॉटन। द प्रिवी काउंसिल हेल्ड दैट, क्या कहा प्रिवी काउंसिल ने इस केस में? कोर्ट इज अ प्लेस, कोर्ट इज अ प्लेस, कोर्ट इज अ प्लेस वेयर वेयर जस्टिस इज जुडिशियली एडमिनिस्टर्ड। लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो? बहुत तेज नहीं बोल रहा हूं। कोर्ट इज अ प्लेस वेयर जस्टिस इज जुडिशियली एडमिनिस्टर्ड। Court is a place where justice is judicially administered. Court is a place where justice is judicially administered. यहां तक तो हुआ? समझ में आ गया आपको कि इसका मतलब जज क्या होता है? जज इज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोर्ट। और कोर्ट क्या होती है? वेयर द जस्टिस हैज बीन एडमिनिस्टर्ड, वेयर द जस्टिस इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड। प्रिवी काउंसिल दिया। अच्छा साहब, प्रिवी काउंसिल ने कह दिया तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो जजेस के बारे में तो हो गया कि जज का मतलब क्या हुआ, और आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि जज कहां पर डिफाइंड है। जज कहां पर डिफाइंड है, ये आपसे पूछा जाता है 2:8 में कि जज कहां पर डिफाइंड है। ओके, अब आइए जजमेंट पे देख लेते हैं। पहले जरा जजमेंट की सिचुएशन देखें, तो हम लोग पहले जजमेंट को पूरी तरह समझ लेते हैं, फिर मैं आपको लिखा दूंगा। तो मैंने आपसे जजमेंट के बारे में कहा कि जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट गिवन बाय जज। जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय जज। स्टेटमेंट दे रहा है जज, कैसा स्टेटमेंट? ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ द डिक्री और ऑर्डर। ग्राउंड्स अंडरलाइन करें इस टर्म को। ग्राउंड्स का मतलब क्या हो गया? रीजंस। तो जजमेंट क्या है? डिक्री या ऑर्डर के ग्राउंड्स को ही हम क्या कह देते हैं, उस पूरे ग्राउंड को मेंशन करना, ये जजमेंट है। पेन हर्ष की है, पेन मेरी नहीं है, ये डिक्री है। क्यों है? ये जजमेंट है। जनरली होता क्या है कि इफ यू गो बाय द जजमेंट, वो एंटायर जजमेंट, तो आप देखेंगे आपसे नहीं कहा जाता डिक्री पढ़िए, आपसे कहा जाता जजमेंट पढ़े। बिकॉज जजमेंट प्रोवाइड्स द रीजनिंग ऑफ द डिक्री।
वो बताएगा कि इस एविडेंस को यहां से अप्रिशिएट किया, ये एविडेंस यहां से बार्ड है, ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, एनी काइंड ऑफ रीजन देयर मे बी देयर। क्वेश्चन ऑफ लॉ पर भी डिस्कशन हो सकता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर भी डिस्कशन हो सकता है, एविडेंसेस पर डिस्कशन हो सकता है। ये सारा डिस्कशन जजमेंट का हिस्सा है। एंड व्हेन द जजमेंट इज कंप्लीट, देन आफ्टर द जजमेंट जनरली डिक्री इज मेंशन्ड। जैसे ही जजमेंट खत्म होगा तो आप देखेंगे कि उसके बाद डिक्री आ जाती है। तो जजमेंट और डिक्री में अंतर सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, पहले मुझे ये बताइए। और ये बात मैं कहां से कह रहा हूं, ये बात मैं सेक्शन 33 के साथ कह रहा हूं। आप सेक्शन 33 पढ़े, और आप लोग जितना बोलता जा रहा हूं उतना सारे सेक्शंस आप अपने बेरक में नोट भी करते जाएंगे, और कॉपी वगैरह भी जो भी आप पढ़ रहे हैं। सेक्शन 33 देखें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इन आवर पर्सपेक्टिव। जजमेंट के लिए सेक्शन 33 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट लुक एट सेक्शन 33। पहले इस सब हेडिंग देखें तो कहता है जजमेंट एंड डिक्री, और उसमें सिर्फ एक सेक्शन है, और वो सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 33। कहता है द कोर्ट आफ्टर द केस हैज बीन हर्ड। द कोर्ट का मतलब क्या हो गया, वही सेक्शन 8। द कोर्ट आफ्टर द केस हैज बीन हर्ड, जब केस की सुनवाई हो जाएगी फिर क्या होगा, शैल प्रोनाउंस जजमेंट, अंडरलाइन द टर्म शैल प्रोनाउंस जजमेंट, मे भी नहीं है, जब केस की सुनवाई हो गई देन शैल प्रोनाउंस द जजमेंट, कोर्ट शैल प्रोनाउंस जजमेंट। आगे देखिए, एंड ऑन जजमेंट, एंड ऑन सच जजमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अंडरलाइन करें, एंड ऑन सच जजमेंट अ डिक्री शैल फॉलो। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ इसका मतलब, पहले डिक्री आएगी पहले जजमेंट आएगा, आंसर मी, विच विल कम फर्स्ट, जजमेंट और डिक्री। पहले जजमेंट आएगा, और जजमेंट जब सारा कुछ बता देगा तो उसी जजमेंट के बेसिस पर क्या हो जाएगा, डिक्री आ जाएगी। जजमेंट में रीजनिंग बता दिया, और रीजनिंग के बाद फिर आपने कहा कि हाँ साहब इस जजमेंट के बेसिस पर ये कारण है, इसीलिए पेन शिवम की है, या ये पेन कमला की है, किसी की भी हो सकती है। तो रीजन है ना, तो पहले जजमेंट होगा, जजमेंट के बाद फिर आप डिक्री बताते हैं। अच्छा, एक और चीज देखेंगे हम लोग कि जजमेंट में क्या क्या मेंशन किया जाएगा, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या लिखा जाता है जजमेंट में, कहीं लिखा है क्या, हाँ लिखा हुआ है। जरा ऑर्डर 20 ओपन करो, कंटेंट्स ऑफ जजमेंट के लिए देखो, ऑर्डर 20 ओपन करो, 20 ओपन करो, लिखा देखा, 20 ओपन करो, और ऑर्डर 20 का जरा रूल 6 ये रूल 4 देखना, रूल 4 देखना, रूल 4 देखो, स्पेशली पहले सब रूल 2 देखो, स्मॉल कॉजेस कॉजेस कोर्ट का मत देखो, पहले नीचे देखो, जजमेंट ऑफ अदर कोर्ट्स। पहले अदर कोर्ट्स का देख लेते हैं, मतलब सारी कोर्ट्स में जजमेंट कैसे पास किया जाएगा, स्मॉल कॉजेस कोर्ट चूंकि बहुत छोटी कोर्ट्स होती हैं तो उनका जजमेंट थोड़ा अलग होता है। तो पहले अदर कोर्ट्स का देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, जजमेंट ऑफ अदर कोर्ट शैल कंटेन अ कंसाइज स्टेटमेंट। बिना बेरख के बैठे हो क्या, बिना बेरख के बैठे हो तो कोई फायदा नहीं है, चले जाइए वापस, कोई फायदा नहीं। और बहुत सारे लोग यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं तो लगता हो क्या बकवास है, जब तुम पढ़ने के इरादे से बैठे ही नहीं हो तो तुम्हारे लिए बकवास ही है। ठीक, मेरा ऐसा कोई पर्पज नहीं कि मैं ताली पीटो और ये सब करो ये सब करवाऊंगा। जो सीरियस होगा वो पढ़ेगा, जो सीरियस नहीं होगा नहीं पढ़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। चलिए, तो अगर आप सीरियस हैं तो आपको बेरक लेकर के बैठना होगा और अपनी नोटबुक लेकर के बैठनी होगी कि हाँ मुझे कुछ आज सीखने को मिल जाएगा। चलिए, जजमेंट ऑफ अदर कोर्ट देख लेते हैं। जजमेंट ऑफ अदर कोर्ट शैल कंटेन अ कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, अंडरलाइन करिए। सबसे पहले तो बताया जाता है जजमेंट में कि देखो तुम लोग जजमेंट पढ़ोगे तुम्हें ये बात क्लियर होगी, प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो सबसे पहले केस बताओगे कि केस क्या है, द केस इज plaintiff filed the suit, it was the contention of the plaintiff that this particular property
it was unlawfully taken in possession by the defendant for this time. Plaintiff has given the notice but the defendant is refusing to release the property. ये सब चीजें हैं। अच्छा ये सब हो गया जजमेंट का। सबसे पहले प्रिसाइज स्टेटमेंट किस बात का, केस का। आगे देखो द पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन। अच्छा ये पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन क्या होते हैं, व्हाट डज इट मीन बाय पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, ये बताइए जल्दी से। हर्ष बताओ पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब क्या हुआ। पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब कोई बता सकता है मुझे। एनीवन, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन नहीं बताएंगे। पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया शिवा, बहुत बढ़िया। इश्यूज, इश्यूज, बस बस आप सभी ने सही जवाब दे दिया। इश्यूज, किन इश्यूज पर कन्फ्लिक्ट थे, इसको मैं कहूंगा फैक्ट इन इशू। वेरी गुड आंसर, कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज, जैसे हम कहते हैं फैक्ट इन इशू। किन बिंदुओं पर जजमेंट देना है, जैसे एक पॉइंट पर जजमेंट थोड़ा देना, बहुत सारे पॉइंट्स पर जजमेंट देना। जैसे दिस पेन बिलोंग्स टू whom, दिस इज द अल्टीमेट क्वेश्चन। रुक जाइए, पर इसी बात पर थोड़ा है। I have certain arguments in my favor. For example, I am saying that this pen was purchased by me for ₹10। अब ये क्वेश्चन ऑफ इशू हो गया, क्योंकि सामने वाली पार्टी क्या कह रही है, शेम क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं नहीं, दिस पेन वॉज गिफ्टेड टू मी बाय मिस एक्स, ये मुझे एक्स ने गिफ्ट की थी, मैं कह रहा हूं मैंने खरीदी थी। सो अगेन what kind of properties, it is a gifted property or it was purchased by Mr. X, या जो भी हो। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट क्या है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज हैं। तो देखो क्या कहता है, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, कंसाइज स्टेटमेंट, फैक्ट्स, सारे स्टेट केस के फैक्ट लिखेंगे, फिर इश्यूज लिखेंगे कि भाई ऐसा ऐसा इश्यू हो गया। आगे देखिए आप, और फिर कहता है द पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन का मतलब इश्यूज, और आगे देखो द डिसीजन देयर ऑन, और उसके बाद डिसीजन दे देगा, यही डिसीजन ही क्या होगा, डिक्री के फॉर्म में आ जाएगा। And the reason for such decision, this is the most important point, and the reason for such decision, और इस डिसीजन का रीजन देना होगा, यही रीजनिंग ही जजमेंट है और कुछ भी नहीं है। द रीजन फॉर सच जजमेंट, द रीजन फॉर सच डिसीजन। डिक्री में कहीं रीजन शब्द आया था क्या, डिक्री में कहीं लिखा था क्या कि रीजन बताना पड़ेगा। ऑर्डर 4 का, सॉरी ऑर्डर 20 का रूल 4 का सब रूल 2, ऑर्डर 20 रूल 4 का सब रूल 2। अभी तक नहीं देख रहे थे क्या आप लोग। और अब रुक जाइए, अच्छा डिक्री और जजमेंट में अंतर यही बता दीजिए, एक दो पॉइंट बताइए। सबसे पहले तो ओपनिंग पॉइंट ही डिफरेंट होता है डिक्री का। क्या होता है डिक्री में, डिक्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। One difference in the decree and the judgment is decree is always a formal expression, but so far as judgment is concerned, there is no formal expression. Judges have their own reasoning, so there cannot be any formal expression. Decree, there is no question of reasoning of the case. In decree, that is the operative part of the judgment, but judgment without reasoning, there is no judgment. बिना जजमेंट, बिना रीजनिंग के जजमेंट नहीं आ सकता है। अभी रुको, इसका मतलब, अच्छा रुको, और जरा जब स्मॉल कॉजेस कोर्ट में चले जाओ तो क्लॉज इसी का सब रूल 1 देखो। हाँ, वेरी गुड शिवा। अच्छा फर्स्ट में आइए जरा देखिए, तो सब क्लॉज 1 में जरा देखिए, तो अब अगर स्मॉल कॉजेस कोर्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो स्मॉल कॉजेस कोर्ट की सिचुएशन देखिए। ध्यान रखना कि तुमसे ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन माने जाते हैं, क्योंकि याद तो रहता नहीं किसी को, ना तो किसी को पढ़ना लिखना है। अब देखिए जरा क्लॉज, सब क्लॉज 1 में देखिए, तो कहता है जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस नीड नॉट कंटेन मोर देन पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन। पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब इश्यूज को बताना तो मैंडेटरी है, एंड द डिसीजन देयर ऑन। इश्यूज बताइए, इश्यूज के बाद डिसीजन बता दीजिए, बिकॉज स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स दे आर वेरी
दे आर हैविंग वेरी स्मॉल jurisdiction, बहुत छोटा सा jurisdiction होता है. We need not to devote a large amount of time on these small judgments. तो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन और उसके बाद सीधा सीधा जो फाइनली आपके वर्डिक्ट है, डिसीजन, ये बता दीजिए. रीजनिंग वगैरह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ये समझने की कोशिश करो ना कि जिस जिस चीज को तुम फेयर ट्रायल कहते हो, फेयर ट्रायल में दो पॉइंट्स होते हैं. फेयर ट्रायल का कोई लिमिट नहीं है. फेयर ट्रायल कहीं जाकर के स्टेट के ऊपर भी तो एक ड्यूटी है कि स्टेट कैन नॉट डिवोट एन अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम ऑन द ट्रिफल मैटर्स. छोटे मोटे मैटर्स पर स्टेट बहुत ज्यादा समय नहीं बर्बाद कर सकता है, नहीं तो फिर वो आप उसको फेयर ट्रायल थोड़े कहेंगे, फिर तो वो तो सोसाइटी के साथ ही इनजस्टिस हो जाएगी. तो पार्टीज के साथ भी तो एक है कि बहुत अधिक समय ना खराब किया जाए जजेस का, कोर्ट्स का, छोटे मोटे मैटर्स में. तो इसीलिए आप देखेंगे स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स की सिचुएशन थोड़ी सी अलग होती है. अच्छा, वही जरा वापस आइए. और अभी हम लोग डिक्री देख रहे थे ना, तो जरा देखिए कंटेंट्स ऑफ डिक्री. रूल 6 हम लोग पढ़ चुके हैं ना, नहीं पढ़ा है क्या? रूल 6, 20 का रूल 6. देखिए कंटेंट्स ऑफ डिक्री, जिसके साथ मैंने आपसे कहा था कि फॉर्म नंबर डी देखना होता है. तो देखिए क्या कहता है, द डिक्री शैल एग्री विद द जजमेंट. अंडरलाइन करें इसको. द डिक्री शैल एग्री विद द जजमेंट मतलब क्या हो गया, जो जजमेंट होगा उसी की उसी से एग्रीमेंट में डिक्री आ सकती है, अलग नहीं आती है डिक्री कभी, कि जजमेंट कुछ और आ रहा है, डिक्री कुछ और आ जा रही है. सारी रीजनिंग आपने ये बताई कि पेन बिलोंग्स टू शिवम. व्हाई यू हैव गिवन नंबर ऑफ रीजनिंग्स. और डिक्री देते समय क्या कह दिया कि पेन जो है रोहित को मिलनी चाहिए. ऐसा नहीं कर सकते हो. डिक्री मस्ट बी इन द कन्फर्मिटी ऑफ जजमेंट. क्लियर है ना? आगे देखिए, इट शैल कंटेन नंबर ऑफ सूट. आप जानते हैं डिक्री में क्या होता है, सूट होगा. नेम ऑफ द पार्टीज, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, particulars of claim, and specify clearly the relief granted or other determination of the suit. क्या मांगा गया था और क्या दिया गया, सब लिखा रहेगा इसमें. डिक्री में यही तो लिखना होता है डिक्री में, क्योंकि बाकी सब रीजनिंग तो कहाँ लिखोगे, जजमेंट में. ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? ये सबको क्लियर हुआ? दैट मीन्स डिक्री शैल फॉलो द जजमेंट. डिक्री शैल फॉलो द जजमेंट. जरा दो चार पॉइंट लिखे तो जजमेंट में, खत्म करेंगे इसको. एक मिनट रुकिए, एक दो छोटे छोटे पॉइंट लिख लीजिए. आप लोगों में से जो भी सीरियस है पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए, अपनी पढ़ाई बंद नहीं करेंगे. और सीरियस होने का सबसे पहला एक तरीका मेरे दिमाग में ये होता है कि आप क्लासेस मिस नहीं करिएगा. क्लासेस कोई मिस नहीं करेगा जब तक कि आप बहुत ऐसी सिचुएशन में नहीं है, क्लास ले ही नहीं सकते. ध्यान रखो कि तुम्हारा एक एक दिन तुम्हें उस डायरेक्शन में लेके जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो. तीनों पर ध्यान दो. फिर धीरे धीरे जब सीरियस हो जाओगे ना, तुम घंटों पर ध्यान देना शुरू कर दो. बस यही हमारा एटीट्यूड ही चेंज हो जाना चाहिए. आपने देखा है कभी जब आपके एग्जाम वगैरह होते हैं, ऐसे रहता है, तो जैसे अभी मान लीजिए अभी एग्जाम नहीं है, अरे सर 6 महीने में होगा कि नहीं होगा, अरे सर 1 साल में होगा कि नहीं होगा. हमारा एटीट्यूड देखिए कितना कैजुअल होता है. 6 महीने होगा कि नहीं होगा, 6 महीने का अपना ठिकाना नहीं है, पर पढ़ाई नहीं होगी. 6 महीने में हो जाएगा ना. हम हमेशा से यही करते हैं. और जब वो 15 दिन एग्जाम को बचता है, तब आप अभी तक महीने काउंट हो रहे थे, अब 15 दिन काउंट होने लगे. अरे सर सिर्फ 15 दिन बचे हैं. और फिर जब 2 दिन बचते हैं तो आप घंटे काउंट करिए. अरे सर अब तो 48 घंटे में एग्जाम हो जाएगा.
तुम्हें अपनी अर्जेंसी महीनों साल के हिसाब से नहीं देखनी, घंटे के हिसाब से देखनी है। देखो कि पर डे का तुम्हारा टाइम कहाँ जा रहा है, घंटे कहाँ जा रहा है, और उनको सही जगह यूज करो। और बहाने आप 50 बना ले, कोई सुनने वाला नहीं है आज की डेट में। हमारे साथ ये दिक्कत थी, हमारे साथ वो दिक्कत थी, किसके साथ नहीं है? सुनता है कोई? कोई नहीं सुनता है। वो सुनना चाहिए भी नहीं। हर आदमी अपने लेवल पर स्ट्रगल ही कर रहा है। जिंदा हो तो स्ट्रगल होगा। आगे देखो। तो जजमेंट के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग। लिखिए जजमेंट। लिखिएगा जजमेंट के बारे में। जजमेंट। जजमेंट। देखिए, जजमेंट कम्स आफ्टर द, नहीं सॉरी, लिखिए, जजमेंट प्रिसीड्स द डिक्री। जजमेंट प्रिसीड्स द डिक्री। precedes, precedes, judgment precedes the decree, and decree shall follow the judgment, and decree shall follow the judgment. Decree shall follow the judgment. And decrees drawn up separately from the judgment. Underline कर लीजिए इसको। And decree shall drawn up, TRAWN, drawn up separately. डिक्री अलग होती है हमेशा, ऑपरेटिव पार्ट है ना। डिक्री शैल बी ड्रॉन अप सेपरेटली फ्रॉम जजमेंट। जजमेंट से अलग लिखी जाती है डिक्री हमेशा। अच्छा जी सर, चलिए आगे लिखिए। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ जजमेंट। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ जजमेंट, ब्रैकेट लिखिए, ऑर्डर 20, रूल 4, सब रूल 2। ऑर्डर 20, रूल 4, सब रूल 2। लिखो। नंबर 1 क्या है सबसे पहले? कंसाइज स्टेटमेंट्स ऑफ द फैक्ट। कंसाइज स्टेटमेंट्स ऑफ द फैक्ट of the case. Concise statements of the facts of the case. Concise statements of the facts of the case. और ध्यान रखिएगा, एक चीज मैंने हमेशा देखी है कि हम ये नहीं कर सकते कि दिन पूरा का पूरा वेस्ट कर दो। तुम कहीं भी बिजी रहो, हो सकता है 50 काम है तुम्हारे पास, कहीं भी बिजी रहो, इट इज इमेटीरियल। कहीं भी बिजी रहो, लेकिन घंटे 2 घंटे जब भी हो मौका मिले, समय निकाल लो। और निकालना नहीं हो, अपने काम के लिए तुम समय निकालते हो कि नहीं निकालते हो? भाई खाना खाने के लिए समय निकल जाता है कि नहीं निकल जाता 15-20 मिनट में, आधे घंटे में? ऐसे ही आधे 1 घंटे भी अगर कुछ नहीं हो रहा है, आधे 1 घंटे ही पढ़ लो, कल का ही रिवाइज कर लो। मैं कई बार आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक फ्रेंड है, उसके फादर है। आई वॉज रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज एटीट्यूड। वो आज भी उनका एटीट्यूड वही है कि वो कहीं भी जाते हैं तो मोबाइल वोबाइल से उन्हें बहुत मतलब नहीं है। ही ऑलवेज कीप्स अ बुक इन हिज बैग। कहीं भी जाते हैं तो अपने लगेज में एक बुक रखे रहते हैं। ही इज अ रिटायर्ड पर्सन, लेकिन वो बुक रखे रहते हैं। जैसे आप बहुत इधर उधर की बात करने लगे तो अपनी बुक निकाल पढ़ने लगेंगे। आप उनके पास से हट जाएंगे, क्योंकि आप उन्हें बेवकूफ समझेंगे। आपकी काम, वो आपकी बेतुकी बातों में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है ना। स्टूडेंट लाइफ में ऐसा ही होना चाहिए। अभी ये बहुत
चिक चिक करने का समय नहीं, किसी से उलझना उलझना नहीं चाहिए इस समय। अभी तुम्हारा दिमाग एकदम जैसे कोई बात भी कर रहा है ना बहुत इधर उधर, तो उससे हट जाओ, बात ही खत्म हो गई। तुम्हारी मर्जी भाई, तो कर लो। और ये एटीट्यूड तो एक्चुअली हमेशा ही होना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में, नहीं कभी भी किसी भी चीज में अननेसेसरी ना करो। जब तक कि वो आपको जबरदस्ती की एक अलग बात है, कोई खींचता है तो बात अलग है, फिर तो दूसरी चीज। अच्छा, तो कंसाइज स्टेटमेंट्स ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस। सेकंड लिखिए, द पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, द पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, द पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन। ब्रैकेट में लिखो इसी को। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया था, फैक्ट इन इशू, इसको इसी को हम कह देते हैं फैक्ट इन इशू। पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन इसी को कह देते हैं फैक्ट इन इशू। इसे लिखा था, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लिखिए, एंड द डिसीजन देयर ऑन, देयर ऑन का मतलब क्या, उन्हीं फैक्ट्स एंड इश्यूज पर डिसीजन देना, डिसीजन देयर ऑन, इस पर फैक्ट इन इशू पर। और लास्ट में लिख लो, एंड द रीजन फॉर सच डिसीजंस, सॉरी, द रीजंस फॉर सच डिसीजन, उस डिसीजन के लिए क्या रीजंस हैं ये बताया जाएगा, रीजंस फॉर सच डिसीजन। मेरी आवाज तो क्लियर हो रही ना, बहुत ऐसा तो नहीं बहुत धीरे बोलने लगा हूं मैं। एम आई लाउड इनफ, आवाज तो आ रही है ना? तब ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक है, नहीं तो मन तो एक बार कर रहा था आपको क्लास कैंसिल कर देता, फिर मैंने कहा कि नहीं, जब तक बहुत सीरियस सिचुएशन ना हो क्लासेस नहीं कैंसिल करेंगे। हमको अपने टाइम से ये ध्यान रखना है कि हम हर दिन के हिसाब से अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से जुडिशरी का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, कहीं इधर उधर। और बाद में जाके मुझे टाइम बढ़ाना ही होगा, तो मुझे पता ही है। देखते हैं। वी शैल सी इफ, देखिए एक्चुअली ऐसा होता है ना, बहुत कुछ तो मेंटली भी होता है यार। जैसे मुझे इस काम में बड़ा मजा आता है, बस मेरे गले में दिक्कत है, अदरवाइज और ऐसी कोई इशू नहीं है। तो जब आप अपने इंटरेस्ट का काम करते हैं तो आप कुछ ठीक भी हो जाते हैं। अभी मैं नहा वहा के बैठा तो मुझे कुछ ठीक ही लगा। मेरा गला थोड़ा सा मेरे साथ नहीं दे रहा। तो वो देखेंगे। अच्छा लिखिए, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लिखिए, अ, बलराज तनेजा, सुप्रीम कोर्ट इन बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदन, बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदन, बलराज तनेजा, स्पेलिंग बोल दूं क्या, BALRAJ, बलराज तनेजा TANEJA, बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदन, SUNIL, सुनील मदन MADN, सुनील मदन। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा क्या, कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो भाई, विदाउट रीजनिंग जजमेंट होता ही नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव द जजमेंट, प्रोनाउंस द जजमेंट विदाउट मेंशनिंग द रीजन। आप ये नहीं कह सकते हैं सिंपली द डिक्री बिलोंग्स टू हिम, डिक्रीज इन हिज फेवर, दिस इज रॉन्ग, ये इनकरेक्ट है और इसको चैलेंज किया जाएगा। बिकॉज यू आर एक्चुअली नॉट अप्लाइंग योर माइंड, जुडिशियल माइंड अप्लाई करना ही पड़ेगा और रीजनिंग बतानी पड़ेगी। देखो तुम लोग एक बात समझो कि जजमेंट की खासियत ये होती है, जजमेंट हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव नहीं हो सकता। वी हैव डिस्कस्ड a lot about the subjectivity and objectivity. Subjectivity means what? Subjectivity means something which is dependent on the person's own wishes, whims and fancies जिसको कह देते हैं। You need not to put forward any reason for your subjective satisfaction. You are a good boy, that is my subjective feeling. बड़ा अच्छा लड़का है, कोई देखने में सुंदर दिखा, अरे यार बड़ा अच्छा लड़का है, सब्जेक्टिविटी है। But it becomes objective, your statement becomes objective when you put forward reasons. जब आप रीजनिंग देते हैं तो वहीं से ऑब्जेक्टिविटी शुरू हो जाती है। यही साइंस और आर्ट्स का डिफरेंस भी है। साइंस इज ऑब्जेक्टिव थिंग,
जो मुझे मिला है वो आपको भी मिलेगा, H2+O वाटर है, 2 atoms hydrogen and one atom of oxygen, that means water in a particular situation. तो वो आपको भी वाटर ही मिलेगा, मुझे भी वाटर मिलेगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव थिंग। तो जितना साइंस की ऑब्जेक्टिविटी है शायद उतना तो ह्यूमन जो ह्यूमैनिटीज में शायद उतनी ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी, बट स्टिल ऑब्जेक्टिविटी मींस रीजन। एक जजमेंट को देख करके आपको लगता है हाँ ये जजमेंट ऐसा ही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप बाद में पढ़ते हैं कि डेथ पनिशमेंट, इन फेवर ऑफ डेथ पनिशमेंट और अगेंस्ट द डेथ पनिशमेंट, आर्गुमेंट्स हैं, जस्टिस भगवती के आर्गुमेंट्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। तो उस आर्गुमेंट को आपको पढ़ के लगेगा अरे वाह बहुत बड़े आर्गुमेंट है ये तो, डेथ पनिशमेंट को तो खत्म हो जाना चाहिए। बट जब आप अदर आर्गुमेंट पढ़ेंगे तो उसका भी आर्गुमेंट उतना ही सॉलिड दिखता है कई बार। ये ऑब्जेक्टिविटी। तो लिख लीजिए, इन बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदन, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व द जज कैन नॉट मियरली से सूट डिक्रीड। जज ये नहीं कह सकता है कि सूट डिक्रीड, सूट डिक्रीड को कोट कर लीजिएगा। जज कैन नॉट मियरली से सूट डिक्रीड, सूट डिक्रीड और सूट डिसमिस्ड, सूट डिक्रीड और सूट डिसमिस्ड। द होल प्रोसेस ऑफ, द होल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, अंडरलाइन करो इसको, द होल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग must be set out, must be set out for deciding the case, for deciding the case one way or the other, one way or the other, one way or the other. Yes, I shall repeat. लिखिए, in this case supreme court observed the judge cannot merely, the judge cannot merely say, कोट करके लिखिए, सूट डिक्रीड, DECREED, सूट डिक्रीड, सूट डिक्रीड और सूट डिसमिस्ड, और सूट डिसमिस्ड, और सूट डिसमिस्ड, फुल स्टॉप। द होल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, द होल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, आज वत्सला भी नहीं है, अच्छा, होल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग मस्ट बी सेट आउट, must be set out for deciding, for deciding the case, the case one way or the other, one way or the other, one way or the other. I hope कि now it is done. हर्ष लिख पा रहे हो तुम? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है यार। हर्ष एक्चुअली ऐसा था ना, कल तुमने कहा था कि क्वेश्चंस में अपलोड कर दूं, यार मुझे उसका सिस्टम समझ में आया नहीं, वो वर्ड पर है डॉक्यूमेंट, अब वो व्हाट्सएप पे मैं कैसे भेजूं ग्रुप पे? ग्रुप पे तो जा ही नहीं सकता, वो वर्ड की फाइल नहीं जा रही थी, कोई ऑप्शन नहीं समझ में आया मुझे। तो अब उसका ये है कि टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, उसी पर डाल देंगे, अभी उसमें मुझे कुछ करना पड़ेगा, जैसे आप लोगों को टेलीग्राम, हाँ वो तो मैंने पीडीएफ में सेव कर ही रखा है, तो उससे क्या हुआ, तो पीडीएफ में सेव कर देंगे तो चला जाएगा ये। अच्छा उसके बाद फिर ये चला जाएगा व्हाट्सएप पे, ओके आई विल डू, कर लेंगे यार, उसमें क्या है। नहीं नहीं, ऑनलाइन वगैरह कन्वर्ट तो मैं कर ही लेता हूँ, बस मुझे ये जानना था कि अच्छा वर्ड पे नहीं जाएगा, पीडीएफ पे जाएगा, ठीक है फिर भेज देंगे, तब कोई इशू नहीं। ओके ओके ओके, तब तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा जी साहब, चलिए, तो ये तो हो गया, हो गया, अब मैं समझ गया, इसको हम लोग कर लेंगे। तो ये हो गया बलराज तनेजा का जजमेंट। अच्छा जी साहब,
तो ये तो बात हो गई किसकी, डिक्री की और जजमेंट की। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड जजमेंट, जल्दी से बताइए क्या क्या डिफरेंस होगा, जल्दी बताइए, आप ही लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। व्हाट आर द डिफरेंसेस, मेन डिफरेंसेस बिटवीन जजमेंट एंड डिक्री, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। डिक्री एक साइड लिखो, एक साइड जजमेंट लिखो, और एक एक अपने बताते जाइए आप लोग। डिक्री और जजमेंट में अंतर बताइए। सबसे पहले डिक्री में लिखिए, इन डिक्री नो स्टेटमेंट इज नेसेसरी। डिक्री में स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं होती है, बट जो जजमेंट है वो स्टेटमेंट है। हाँ, वेरी गुड। डिक्री में स्टेटमेंट नहीं होती, जल्दी जल्दी लिखते जाइए आप लोग। इन डिक्री देर इज नो स्टेटमेंट फ्रॉम द जज, स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। जजमेंट में इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ जज। दूसरा लिखिए, डिक्री में फॉर्मल एक्सप्रेशन इज नेसेसरी, जजमेंट में नो फॉर्मल एक्सप्रेशन इज रिक्वायर्ड। और बताइए, थर्ड बताइए। डिक्री फॉलोज द जजमेंट एंड द जजमेंट प्रीसीड्स द डिक्री। डिक्री फॉलोज द जजमेंट एंड जजमेंट प्रीसीड्स द डिक्री। नहीं होगा, हो जाएगा। आगे देखो, और क्या क्या हो सकता है। और हाँ, इन जजमेंट रीजनिंग मस्ट बी देयर, रीजनिंग must be there, reasoning of the decision, reason of the decision must be there। जजमेंट में रीजन ऑफ डिसीजन मस्ट बी देयर। डिक्री में लिखो, नो रीजन ऑफ द डिसीजन इज गिवन। डिक्री में लिखो, सीधा से लिखो, नो रीजन इज नेसेसरी, रीजन नहीं बताया जाता है, नेसेसरी नहीं, दिया ही नहीं जाता है, नो रीजन इज गिवन इन डिक्री। और लिख लो, डिक्री इज ऑपरेटिव पार्ट ऑफ जजमेंट। जजमेंट में लिखना, डिक्री इज ऑपरेटिव पार्ट ऑफ डिसीजन, ऐसे लिखना। हो गया, हो गया ना। हाँ, अच्छी बात है। और ठीक, नेक्स्ट लिखिए। हो गया, डिक्री और जजमेंट कंप्लीट। अब तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, डिक्री और जजमेंट में सबको अंतर समझ में आ गया, जल्दी बोलिए। डिक्री इज ऑपरेटिव पार्ट ऑफ जजमेंट, या डिसीजन लिख दीजिएगा। डिक्री इज ऑपरेटिव पार्ट ऑफ डिसीजन, जजमेंट इज नॉट ऑपरेटिव पार्ट ऑफ डिसीजन। जजमेंट तो रीजनिंग है ना, लिख लिया। आगे बढ़े हम लोग, चलिए इसी तरीके से लिखिए। डिक्री होल्डर, डिक्री होल्डर जरा देखिएगा कहां पर है। 2-2 में डिक्री था, 2-3 में डिक्री होल्डर हो गया, है ना। और डिक्री होल्डर क्या कहता है, कहता है इन हुज फेवर डिक्री हैज बीन पास्ड, यही तो लिखा है। और एन ऑर्डर विच इज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन इज पास्ड, यही तो लिखा है डिक्री होल्डर में। जिसके फेवर में डिक्री पास की गई वही डिक्री होल्डर है। मेरी पेन है कि हर्ष की पेन है, कोर्ट ने कहा हर्ष की पेन है, हर्ष बिकेम डिक्री होल्डर। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि डिक्री होल्डर हमेशा पार्टी ही हो, पार्टी ऑफ सूट ही हो, जिसके भी फेवर में डिक्री होगी वही डिक्री होल्डर हो जाएगा। तो डिक्री होल्डर में लिख लीजिएगा, इन केस ऑफ धनी राम वर्सेस लाला श्री राम, धनी राम, DHANI, धनी राम वर्सेस लाला श्री राम, लाला श्री राम, the Supreme Court has held that decree holder need not to be plaintiff alone, decree holder need not to be plaintiff alone, जरूरी नहीं है कि डिक्री होल्डर प्लेंटिफ ही हो, कभी कभी सूट से बाहर भी किसी किसी के फेवर में डिक्री पास कर दी जाती है, तो डिक्री होल्डर हो सकता है।
इसी तरीके से जजमेंट डेटर देख लीजिए क्या होता है। व्हाट डज इट मीन बाय जजमेंट डेटर? 210 में जाइए, जजमेंट डेटर देखिए, गलत तो नहीं बता रहा हूँ, सेक्शन चेक करते रहना अपना। 210, मुझे तो याद नहीं रहता है, देखिए डिक्री जजमेंट डेटर दिख रहा है, 210 में देखो जजमेंट डेटर दिखा। हाँ, वेरी गुड। तो जजमेंट डेटर जब दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? जजमेंट डेटर क्या होता है? जिसके फेवर में डिक्री नहीं पास की, जिसके अगेंस्ट डिक्री पास की गई, वही जजमेंट डेटर हो जाएगा। जजमेंट डेटर का मतलब क्या? इन हुज अगेंस्ट whom the decree is passed, he need not to be always the defendant। जैसे हमेशा वो प्लेंटिफ नहीं हो जरूरी नहीं, वैसे हमेशा ये डिफेंडेंट हो ये भी जरूरी नहीं है। he need not to be always the defendant। जजमेंट डेटर नीड नॉट टू बी ऑलवेज द डिफेंडेंट। चलिए भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला टॉपिक शुरू करेंगे। थक तो नहीं गया तुम लोग? थके तो नहीं हो? थकना मत। क्या हो गया? बड़े सन्नाटे में चले गए सब? क्या हो गया? हाँ, लिखो लिखो, वेरी गुड। हाँ, ये बहुत सही है, लिख रहे हैं आप लोग, लिखते रहिएगा, समझिए बहुत काम आएगा आपको। और जिनकी जो क्लासेस छूटी हुई थी, कुछ लोग ऐसे हैं जो क्लासेस जिनकी छूट गई हैं, तो एक्सेस तो मिल ही जाएगा। और बाकी ओपन है यूट्यूब पे, हालांकि कोई पढ़ेगा पढ़ेगा नहीं, मैं भी जानता हूँ। यूट्यूब पे हम सुंदर चीजें देखना चाहते हैं कि हम खुद ही, कौन हमारे जैसे काला कलूटा सा ऐसे आदमी बैठा हुआ है वहीं पर, न ठीक से लाइट है, न पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, एक एक घंटे की वीडियो, कौन देखेगा उसको? देखेंगे जिन्हें पढ़ना होगा, नहीं देखेंगे ना देखें, अपने को क्या जाता है, वो सबसे नहीं, पढ़ना है बस, तैयारी करते रहिए। जब मेरे सीनियर थे, जब मैं प्रैक्टिस शुरू करता की थी मैंने कुछ दिन की, तो जब मैं प्रैक्टिस में गया तो माय सीनियर वाज देयर, ही नेवर टोल्ड मी दिस, बट हिज क्लर्क टोल्ड मी, मुंशी जिसको कहते हैं, उसने मुझे बताया था। आई सेड वेयर ही गॉट ट्रेन, कहाँ से ट्रेन हुए? बिकॉज हिज फादर वाज जज इन हाई कोर्ट, तो रिटायर हो गए थे। तो मैंने कहा ये कहाँ से ट्रेन हुए अपने फादर से? बोले नहीं, इनिशियली ही took the training under an advocate of a civil court, would you believe? And that advocate was not a very rich advocate, he was only having a bicycle, साइकिल से आते जाते थे वो एडवोकेट साहब, बट ही वाज हैविंग इमेंस नॉलेज। बात ये है कि उनका तो कोई नाम है नहीं। एक बात ध्यान रखना है अपने को, जानकारी कहीं से मिले, ले लेनी है, मेहनत करते रहो, अच्छा होगा। चलिए, मीन प्रॉफिट देखते हैं, अगली हेडिंग डालिए, मीन प्रॉफिट। 212 में आइए, लिख दीजिए वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है आपसे, प्रीलिम से भी पूछा जाता है, मेन से भी पूछा जाता है। और होता क्या है कि ये जो है जनरली मीन प्रॉफिट है क्या, जैसे प्रिलिमिनरी डिग्री के समय हम लोगों ने मीन प्रॉफिट के बारे में पढ़ा था। अब आइए मीन प्रॉफिट को कंप्लीटली पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको लिखाऊंगा थोड़ा सा इस पर। आइए जरा डायरेक्ट निकाले आप सभी लोग अपना, देखिए भाई, मीन प्रॉफिट 212 में आइए।
देखिए जरा, मीन प्रॉफिट्स में देखिए लिखा हुआ है मीन प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स, इसका तात्पर्य क्या है? those profits which the person in wrongful possession, underline this term, मीन प्रॉफिट कौन देगा? the person who is in wrongful possession. If the person is not in wrongful possession, no mean profit. If plaintiff wants to get the mean profit, he has to prove that the defendant was in wrongful possession over the property. यदि प्लेंटिफ को मीन प्रॉफिट चाहिए तो पहले उसे साबित करना होगा कि डिफेंडेंट रॉन्गफुल पोजीशन में था। तो इसका मतलब मीन प्रॉफिट का जीस्ट क्या है? wrongful possession of defendant, underline this term. wrongful possession is most important thing. अच्छा, wrongful possession होता कैसे है? कैसे कैसे wrongful possession हो सकता है? wrongful possession कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है wrongful possession? A trespasser is generally in wrongful possession over the property. मैं हर्ष के घर पर जाऊं और कब्जा कर लूं। हर्ष कह रहा है सर हटिए, मैंने कहा ना, आई एम अ ट्रेसपासर, ऑब्वियसली आई एम इन रॉन्गफुल पोजीशन। तो हर्ष मेरे अगेंस्ट सूट फाइल करेंगे, तो मैं रॉन्गफुल पोजीशन पे हूं। तो रॉन्गफुल पोजीशन का एग्जांपल क्या हो गया? ट्रेसपासर। और इवन अ टेनेंट एट विल हु इज रिफ्यूजिंग टू dispossess himself even after issuance of notice by the owner, landlord। मतलब ये जो किराएदार है, इसको नोटिस दे दिया है मकान मालिक ने कि तुम मकान छोड़ दो, और टेनेंसी एट विल थी कि जब चाहे तब छुड़वा दे। उस नोटिस टाइम पीरियड के एक्सपायर होने के बावजूद भी वो क्या कर रहा है? वो हट नहीं रहा है। वो भी क्या हो जाएगा, क्या माना जाएगा? दिस इज अगेन रॉन्गफुल पोजेशन। सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? दिस इज अगेन रॉन्गफुल पोजेशन। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मॉर्गेज तो सब लोग जानते ही, मॉर्गेज पढ़ चुके हो मेरे साथ बहुत सारे लोग, मॉर्गेज तो पढ़ चुके हो, मॉर्गेज पढ़े हो ना। मॉर्गेज का मतलब इन ऑर्डर टू गेट द लोन, इफ आई पुट माय इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी। एक खेत है, एग्रीकल्चरल फील्ड है, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। हम गए हर्ष के पास, हमने कहा हर्ष मुझे पैसा दे दो 1 लाख रुपए। हर्ष ने कहा सर ऐसे कैसे दे दे, आप अच्छे आदमी होंगे लेकिन क्या गारंटी है कि आप वापस कर देंगे? है, बड़े दुष्ट आदमी हो तुम हर्ष, है तुम मुझसे भी सिक्योरिटी लोगे? हर्ष ने कहा सर मैं सबसे सिक्योरिटी लूंगा, मैं दुष्ट नहीं हूं, आई एम इंटेलिजेंट। मैंने कहा लो देखो मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। हर्ष ने कहा ठीक है तब मुझसे पैसा ले लीजिए, नहीं दे पाएंगे तो ये प्रॉपर्टी हम ले लेंगे आपकी। और हर्ष ने उस प्रॉपर्टी पर पोजीशन ले लिया। 1 साल बाद मैंने पूरा पैसा लौटा दिया। मैंने कहा हर्ष मेरी प्रॉपर्टी से हट जाओ। हर्ष ने कहा कैसे हट जाए, नहीं हटेगी जाओ। मैंने कहा ये तो गलत बात है। हर्ष ने कहा ये तो पहले सोचना था। तो हर्ष कौन हुआ? हर्ष इज इन इलीगल पोजीशन, अनलॉफुल पोजीशन या रॉन्गफुल पोजीशन। कुछ एग्जांपल आपको समझ में आए? ये सारे एग्जांपल्स हैं अनलॉफुल पोजीशन के, रॉन्गफुल पोजीशन के। नहीं समझी क्या? तो इसका मतलब देखो, सबसे पहले फिर से आप वापस आओ मीन प्रॉफिट में। देखो मीन प्रॉफिट में
Mean profit of property means those profits which the person in wrongful possession, underline this term, profit है जो कि wrongful possession में person of such property actually received, actually received, प्रॉपर्टी पर wrongful possession है and the person who is in wrongful possession has actually received that profit due to his wrongful possession, he has received some profit. अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर से मीन प्रॉफिट को देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ मीन प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स दोज प्रॉफिट, मीन प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी, ऑफ प्रॉपर्टी लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी पर किसी भी तरीके का प्रॉफिट, तो कैसी प्रॉपर्टी है ये बात तो इस सेक्शन में कहीं नहीं लिखी गई है, कहीं नहीं लिखी गई है। तो इसका मतलब हम क्या माने कि इमूवेबल मूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज मानेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं मानती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मीन प्रॉफिट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। मीन प्रॉफिट डिक्री ऑफ मैन, मीन प्रॉफिट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट, इसकी अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ही डिक्री ऑफ मीन प्रॉफिट इशू की जा सकती है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या हो गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फिर दूसरा क्या हो गया, रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ डिफेंडेंट। आगे देखो, फिर से पढ़ते हैं, मीन प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट, इमूवेबल प्रॉपर्टी। आगे देखो, those profits which the person in wrongful possession means defendant is in wrongful possession that has to be proved by the plaintiff। आगे देखो, of such property actually received, underline करो, profit actually received, profit has been actually received, तो जो रिसीव किया है तो वापस करोगे ही करोगे, और या तो रिसीव किया है और विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस, ऑर्डिनरी डिलीजेंस might have received, might have received, might have received का मतलब क्या हुआ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन मीन प्रॉफिट। जो रिसीव किया है वो तो होगा ही होगा मीन प्रॉफिट, अगर थोड़ा सा सामान्य बुद्धि का प्रयोग करते तो जो रिसीव करते वो भी मीन प्रॉफिट होगा। तो आप कहेंगे साहब इसका क्या मतलब हुआ, बहुत आसान है। मान लीजिए, वही हर्ष वाला एग्जांपल देंगे, हर्ष से मैंने, हर्ष मेरी एक प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी है एंड दैट इज अ वेरी फर्टाइल लैंड, बहुत फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल लैंड का मतलब एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूटेबल है। हर्ष ने उस पर कब्जा कर लिया, मैं उस पर हर साल गन्ने लगाता था, शुगर केन, और खूब पैसा पाता था। हर्ष deliberately kept his wrongful possession and left the field unsold, या deliberately इन्वॉल्व इन द, क्या कहेंगे, कोई ऐसी ऐसी फ्रूट लगा दिया जो कि नहीं पैदा हो सकती थी वहां पर, एग्रीकल्चर, कॉटन, कॉटन की सीडिंग में लग गई है, तो वो एरिया कॉटन के लिए नहीं है, और जानबूझ के या तो इन्होंने मेरी जमीन को बंजर रखा, तो इन्हें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ ना, इन्हें तो प्रॉफिट नहीं हुआ। तो जब मैं कहूंगा साहब मीन प्रॉफिट दीजिए, तो हर्ष क्या कहेंगे, साहब हमने तो उस पर कुछ किया ही नहीं, तो प्रॉफिट भी नहीं हुआ। कोर्ट क्या कहेगी, 212 देखो लिखा हुआ है हैज एक्चुअली रिसीव्ड और माइट हैव रिसीव्ड विद ड्यू डिलीजेंस और ड्यू डिलीजेंस। अगर थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करते मिस्टर हर्ष, तो आपको इतना प्रॉफिट होता। थोड़ी बुद्धि मतलब जो जो कॉमन प्रैक्टिस है सिर्फ उसी को फॉलो कर लेते। तो तुमने तो बदमाशी की ना, जानबूझकर के मेरी फील्ड पर कब्जा भी किया और उस पर उसको
ऐसे ही छोड़ दिया। नहीं समझे? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हर्ष को वो पैसा देना होगा जो कि अगर हर्ष की जगह मैं होता, तो जितना ड्यू डिलिजेंस का यूज हम करते हैं, हमको जो प्रॉफिट होता वही माना जाएगा हर्ष को भी हुआ है, भले ही हर्ष को 1 रुपए का प्रॉफिट ना हुआ। क्योंकि यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, माइट हैव रिसीव्ड, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही है किसमें, मीन प्रॉफिट में, रिसीव्ड देयर फ्रॉम टुगेदर विद इंटरेस्ट। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी देना पड़ेगा, टुगेदर विद इंटरेस्ट। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये कहीं नहीं लिखा है इसमें। इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, इंटरेस्ट भी पार्ट है किसका, नहीं समझ में आया? अच्छा, अभी देख लेते हैं, ऐसा क्या, रुकिए, ध्यान से सुनिए। अच्छा चलिए, आप ही को ले लेता हूँ, शिवा है ये, समझ रहे हैं आप? तो इनके नाम में ही बड़ा वजन है, इन्हें मैं विलेन बना देता हूँ। तो इन्होंने क्या किया कि मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया। मैं कौन हूं, मैं एक फार्मर हूं। हर साल मेरा काम ये है कि मैं शुगर केन लगाता हूं, उस एग्रीकल्चरल फील्ड से हर साल मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। क्या होता है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। अचानक इन्होंने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया। मैंने कहा भाई मेरे जमीन मेरी है, इन्होंने कहा नहीं तुम्हारी जमीन नहीं है। अब हम दोनों में केस चल गया, सूट फाइल कर दिया मैंने। 5 साल तक सूट चला। 5 साल के बाद कोर्ट ने कहा कि शिवा इज ट्रेसपासर। तो मैंने कहा साहब ये बताइए, 5 साल से जमीन इनके कब्जे में है, तो हमें मीन प्रॉफिट नहीं देंगे क्या, जमीन तो मिल गई मुझे, मीन प्रॉफिट भी तो चाहिए जो इतने समय में शिवा ने अर्निंग की होगी उस जमीन से। कोर्ट ने कहा बिल्कुल मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा इंक्वायरी करो कितना मीन प्रॉफिट बनता है। शिवा ने कहा पिछले 5 साल से हमने जमीन से 1 रुपया नहीं कमाया। कमीशन कहा क्यों नहीं कमाया, इन्होंने कहा साहब नहीं कमाया, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे काम थे, हमने जमीन पर कोई खेती नहीं की, तो हमें कोई जमीन से फायदा नहीं हुआ, तो एक्चुअली तो कुछ रिसीव नहीं हुआ। लेकिन अगर शिवा की जगह मैं होता, मैं होता तो मैं क्या करता, शुगर केन लगाता कि नहीं लगाता, लगाता ना। और एवरेज हर साल 1 लाख रुपए मुझे अर्निंग हो रही थी। तो एवरेज वो 5 साल में 5 लाख होती कि नहीं होती, मैक्सिमम 5 लाख होती। मान लीजिए कभी लॉस हो जाता, कभी प्रॉफिट हो जाता, और तो आप 3 साढ़े 3 लाख रुपए होता कि नहीं होता एक एवरेज, माइट हैव रिसीव, बताइए मुझे, होता कि नहीं होता? अब बताओ, होता कि नहीं होता, अगर ये एग्रीकल्चर की जाती प्रॉपरली तब, मुझे इसका जवाब दे आप लोग। तो ये जो होता ना, तो कोर्ट मानेगी कि ये एक्चुअली हुआ है। क्यों नहीं हुआ, ये तो कहेंगे, तो शिवा कहेंगे लेकिन मुझे तो नहीं हुआ, तो कोर्ट कहेगी नहीं हुआ क्योंकि तुमने ऑर्डिनरी डिलीजेंस का भी यूज नहीं किया, सामान्य चेतना का भी प्रयोग नहीं किया। अगर तुम उसको प्रयोग करते तो तुम्हें ये प्रॉफिट होता। तो तुम अपनी केयर, जो केयरलेसनेस है, उसको डिफेंस नहीं बना सकते हो। तुम्हारी जगह कोई भी एक सामान्य बुद्धि का आदमी होता तो उस पर शुगर केन लगाता। तो आप अपने केयरलेसनेस को अपना डिफेंस नहीं बना सकते है ना। ये तो नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड है ना, इसको डिफेंस कहां से बनाएंगे आप? क्लियर हो गया?
आप बताइए। तो इसीलिए देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली रिसीव्ड और माइट विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस हैव रिसीव्ड, वास्तव में रिसीव किया है या रिसीव किया गया होता अगर अपनी सामान्य बुद्धि का प्रयोग किया जाता। मैं किसी को भी विलन बना सकता हूँ और मुझे कोई पाप नहीं लगे। आपने मुझे विवश किया विलन बनने के लिए, आपने सवाल क्यों पूछा, लेकिन अच्छा क्या पूछ लिया। अच्छा जी। और साथ में इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होगा। इंटरेस्ट इज पार्ट ऑफ मीन प्रॉफिट, ये आप सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इंटरेस्ट इज पार्ट ऑफ मीन प्रॉफिट। अच्छा क्वेश्चन ये है, आप लोग ध्यान रखिएगा जब हम लोग ये सेक्शंस पढ़ रहे हैं या ऑर्डर्स पढ़ते जा रहे हैं ना, आपको पता नहीं चलेगा पर बहुत कुछ आप ऐसा पढ़ लेंगे जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा आप कर जाएंगे। तो बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा हर एक बात, और जितने सेक्शन कहता हूँ सेक्शन को अंडरलाइन कर लेना है तुरंत और पढ़ जाना है बाद में। इंटरेस्ट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो इंटरेस्ट की बात जो होगी, तो इंटरेस्ट कितना, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज एक्चुअली डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। ये डिस्क्रिप्शन है कोर्ट का, लेकिन इसमें एक सेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो सेक्शन नंबर है सेक्शन 34 जो बात करता है इंटरेस्ट का। जल्दी से पलट के देखो, इंटरेस्ट सेक्शन 34 में देखो, इंटरेस्ट से बात करता है, इंटरेस्ट के बारे में देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज प्रोवाइडेड इन द सीपीसी। कोर्ट को डिस्क्रिप्शन जरूर है बट देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना हो सकता है, देख के बताओ जल्दी से मुझे, सेक्शन 34 में जो कोर्ट इंटरेस्ट का रेट देती है मैक्सिमम कितना हो सकता है, जल्दी बोलो। देख करके बताइए, सेक्शन 34 में 6%। वेरी गुड। तो ये जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 6% हो सकता है। वेरी गुड। 6% पर एनम, देखो पूरा लिखा होगा, 6% पर एनम लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं पर एनम भी लिखा है यार। हाँ पर एनम है, मंथ नहीं है। चलिए, तो इस तरीके से हमने अपने मीन प्रॉफिट को समझ लिया। जरा मीन प्रॉफिट के बारे में दो तीन पॉइंट लिखेंगे क्या, लिख दीजिए, खत्म करते हैं इसको। हाँ तुरंत। और इस तरीके से एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो गया खत्म। सेक्शन 2 में ऑलमोस्ट अब काम हो गया हम लोग का। अब कल जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग सेक्शन 9 की तरफ मूव कर जाएंगे। चलिए, सेक्शन 2 में देख लेते हैं, लिखिए हेडिंग डालिए मीन प्रॉफिट। मीन प्रॉफिट का लिखिए ऑब्जेक्टिव, लिखिए ऑब्जेक्टिव, हेडिंग डाल दीजिए ऑब्जेक्टिव, लिखिए मीन प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव लिखिए। सुप्रीम कोर्ट इन लूसी वर्सेस पी मरियप्पा, LUCY, लूसी वर्सेस पी मरियप्पा, P डॉट MARIAPPA, मरियप्पा, has has explained the objective of mean profit in following terms, in following terms। क्या कहा जाता है देख लीजिए, तो कोट करके लिखिएगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ अवॉर्डिंग, द ऑब्जेक्ट ऑफ अवॉर्डिंग, AWARDING, द ऑब्जेक्ट ऑफ अवॉर्डिंग अ डिक्री फॉर, अ डिक्री फॉर मीन प्रॉफिट, मीन प्रॉफिट की स्पेलिंग सही लिखिएगा, उल्टा सीधा लिखने लगेंगे।
decree for mean profit is to compensate is to compensate the person compensate the person who has been kept who has been kept out of possession who has been kept out of possession and and deprived of enjoyment. deprived का मतलब होता है मना कर दिया जाना. deprived of enjoyment deprived of enjoyment of his property of his property of his property even though even though he was entitled he was entitled entitled to possession entitled to possession thereof possession thereof. लिख पाए आप लोग? ये तो हो गया क्या, ऑब्जेक्टिव. अच्छा, आपसे प्रीलिम्स में बहुत बेहुदा किस्म के क्वेश्चन पूछते हैं. जैसे आपसे कहते हैं जज कहाँ पर डिफाइंड किस सेक्शन में है, तो आपको सेक्शन 2 रहेगा, 4 ऑप्शन उल्टा सीधा दे देगा. तो ये सब चीजें याद कर लेनी है, इसी को याद करना है कि 2 2 में ये है, 2 3 में ये है, 2 4 में ये है, 2 8 में ये है, 2 9 में ये है, 2 12 में ये है. ये याद करना पड़ेगा, इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता. ये आप ही को करना होगा. 5 6 बार लिखिएगा, 5 6 बार देखिएगा, मेरा पलटते रहेगा, याद हो जाएगा. अच्छा, आगे देखिए इसमें. लिखिए एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मीन प्रॉफिट. एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मीन प्रॉफिट. सबसे पहले लिखिए द डिफेंडेंट मस्ट बी in the wrongful possession over the property. The defendant must have the defendant must have the wrongful possession over the property. wrongful possession हो गया? हाँ, हो गया. सेकंड लिखिए प्रॉपर्टी मस्ट बी इमूवेबल प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी मस्ट बी इमूवेबल प्रॉपर्टी. ये किस केस में कहा गया था? लूसी वर्सेस मरियप्पा के केस में कहा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर्टी मस्ट बी इमूवेबल प्रॉपर्टी. शब्द प्रॉपर्टी लिखा है 212 में. सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस रेफर्स टू इमूवेबल प्रॉपर्टी. किस केस में? लूसी वर्सेस मरियप्पा के केस में. अगला लिखिए द मीन प्रॉफिट शैल बी कैलकुलेटेड on the basis of what the plaintiff gained. What the plaintiff gained, gained. What the plaintiff gained. What the plaintiff gained or might have or might had might had gained might had gained if the due diligence if the due diligence was used. अगला लिखिए mean profit includes the rate of interest
नहीं नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट मत लिखना, लिखो मीन प्रॉफिट इंक्लूड्स द इंटरेस्ट ओवर सच प्रॉफिट, interest over such profit, and rate of interest is at the discretion of the court, and the rate of interest is at the discretion of the court, full stop. However, comma, the rate of interest cannot be more than 6% per annum. However, comma, the rate of interest cannot be more than 6% per annum. ब्रैकेट सेक्शन 34 लिख दे, याद रहता कि अच्छा लिखा, लिखो तो थोड़ा सा 2-3 पॉइंट और बताइए, इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं। लिखिए, लिख लेना तो बताना मुझे। लिख लिया, हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, अच्छा, क्योंकि कल फिर इसको नहीं शुरू करेंगे, आधे अधूरे पे 10 मिनट और भी लगता है तो लगने दो। अच्छा, रॉन्गफुल पोजीशन का मतलब क्या हुआ? रॉन्गफुल पोजीशन का मतलब क्या हुआ? ध्यान रखिएगा, रॉन्गफुल पोजीशन इज द जिस्ट ऑफ मेन प्रॉफिट, मेन प्रॉफिट का जिस्ट है रॉन्गफुल पोजीशन। इफ द प्लेंटिफ wants the mean profit, he has to prove the wrongful possession। अच्छा, रॉन्गफुल पोजीशन का एग्जांपल क्या हो सकता है? तो एग्जांपल लिख लीजिएगा, ट्रेसपासर, एग्जांपल ट्रेसपासर। और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था, टेनेंट होल्डिंग द पोजीशन, tenant holding the possession, tenant, tenant holding the possession even after the notice, even after the notice, notice in the tenancy at will, in the tenancy at will, जैसे कि tenancy at will का मतलब होता है जब चाहेंगे तब हटा देंगे नोटिस दे करके। तो tenancy at will है, नोटिस दे दिया फिर भी हट नहीं रहा है, हट नहीं रहा है। या इसी तरीके से एक और लिख लो कि a mortgagee in the possession of the property, मॉर्गेजी, वही जो भी मैं आपको हर्ष के एग्जांपल के जरिए समझा रहा था, मॉर्गेज किया प्रॉपर्टी को हर्ष के फेवर में, हर्ष मॉर्गेजी हो गए, हाँ, पैसा दे दिया, हर्ष फिर भी नहीं हटने को तैयार है, कहते नहीं छोड़ेंगे प्रॉपर्टी। मॉर्गेजी इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इवन आफ्टर, इवन आफ्टर, इवन आफ्टर अ डिक्री, इवन आफ्टर अ डिक्री फॉर, इवन आफ्टर अ डिक्री फॉर रिडम्पशन, REDEMPTION, रिडम्पशन का मतलब होता है प्रॉपर्टी वापस लेने की डिक्री, डिक्री फॉर रिडेम्पशन इज पास्ट, बाद में पढ़ाएंगे सब, टीपीए बाद में पढ़ाएंगे। इवन आफ्टर डिक्री फॉर रिडेम्पशन इज पास्ट, लिखा, हाँ, वेरी गुड। ये जो नीचे से थंब आता है ये बढ़िया लगता है
येलो कलर का थंब यूं ऊपर की तरफ आता है। अच्छा है। एक केस लिख लीजिए कि व्हाट द पर्सन माइट हैव रिसीव्ड, इस पर केस लिखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ द व्हाट द पर्सन, यानी कि डिफेंडेंट माइट हैव रिसीव्ड, इस पर एक केस लिखेंगे। केस का नाम है हैरी वर्सेस भागू मिया, HARRY, हैरी वर्सेस भागू मिया। CPC के ऐसे ही केसेस हैं। हैरी, HARRY, हैरी वर्सेस भागू मिया, PHAGU, भागू मिया। प्रीवी काउंसिल का जजमेंट है, बहुत पुराना जजमेंट है, 1930 का। Here the person in the wrongful possession, he deliberately planted indigo, whereas the general practice in the area that sugar cane were planted. तो जब इंडिगो लगाया तो इंडिगो सक्सेसफुल नहीं हुआ, होना भी नहीं था। बीन प्रॉफिट की बात आई तो उसने कहा साहब प्रॉफिट तो कुछ नहीं हुआ, मुझे तो लॉस हो गया। कोर्ट ने कहा तुमने व्हाट माइट हैव गेन्ड इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर तुम थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस का यूज करते तो तुम्हें प्रॉफिट होता। तो जो प्रॉफिट होता वो पैसा दो। देख लीजिए इसको। In this case, the person in wrongful possession planted indigo. In this case, the person in wrongful possession planted indigo. Planted indigo. INDIGO. Indigo on the land, and it was proved. And it was proved that a prudent agriculturist. And it was proved. It was proved that a prudent agriculturist. Okay. बहुत धीरे धीरे। In this case, the person in wrongful possession, किसी का छूटा तो नहीं? हाँ। In this case, the person in wrongful possession, हाँ, the person in wrongful possession planted indigo, indigo, indigo on the land, LAND, and it was proved that a prudent agriculturist, it was proved that a prudent agriculturist would have would have planted sugar cane, sugar cane or other more profitable crop, or other more profitable crop, full stop। देखिए आगे लिखो। the court held that the court held that the mean profit should be calculated या assessed, the mean profit should be assessed, ASSED, mean profit should be assessed on the basis of those, on the basis of those more profitable crops, on the basis of those more profitable crops, on the basis of those more profitable crops। डायरेक्ट तो देख रहे हो ना, सबको क्लियर हो गया? ये डिफेंडेंट माइट हैव रिसीव्ड, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ये दो दो
पीले रंग के जो है हाथ मुझे दिखाई दिए, बहुत बढ़िया। हाँ। शिवम, हर्ष, क्या हाल है भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या हो गया? हाँ ठीक है, शिवम चला गया क्या? हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, शिवम कह रहा था कि सर बहुत तेज तेज पूछते हैं आप, लिखने में ही दिक्कत हो रही होगी। हाँ, समझ गए यार। जैसे जब समझाने के बाद ना हमको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा तेजी से लिखा देते हैं। फिर रिकॉर्डिंग तो है ही है, एक आध बार देख लेना अपना, क्या दिक्कत है। हाँ। अच्छा लिखिए, एक आखिरी हेडिंग डाल दीजिए, एक दो पॉइंट और लिखने हैं। लिखिए, द गाइडिंग प्रिंसिपल्स, द गाइडिंग प्रिंसिपल्स in determining the amount of mean profit. The guiding principles, the guiding principles in determining the amount of mean profit. लिखिए, the court have evolved following guiding principles. The courts have evolved following guiding principles. पूरा तुम लिख लेना कि the courts have evolved following guiding principles to calculate the mean profit. कौन कौन सा? 1 2 3 लिखो। Following principles are evolved by the courts to क्या? वही, टू डिटरमाइन द मीन प्रॉफिट। लिखा? क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा मैं जल्दी जल्दी भूल गया। लिखा आप लोगों ने? जल्दी बताइए। बस, ठीक। ये सही, ये सही। लिखिए नंबर 1। ठीक है, अब सभी लोग येलो कलर के हाथ दिखा रहे हैं मुझे, बहुत बढ़िया। चलिए पहला लिखिए, नो प्रॉफिट बाय ए पर्सन इन द रॉन्गफुल पोजेशन। नो प्रॉफिट बाय ए पर्सन, नो प्रॉफिट, नो एनो, नो प्रॉफिट बाय ए पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन। पहले लिख लीजिए, फिर समझाऊंगा सब। नो प्रॉफिट बाय ए पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन। देखा? दूसरा लिखो, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस बिफोर द डिस्पोजिशन ऑफ डिक्री होल्डर, बिफोर द डिस्पोजिशन ऑफ डिक्री होल्डर, बिफोर द डिस्पोजिशन ऑफ डिक्री होल्डर। लास्ट देखिए, यूज, यूएसई, यूज टू विच, यूज टू विच a decree holder, use to which a decree holder would have put, would have put, would have put the property, would have put the property if, if he himself was in possession, if he himself was in possession, if he himself was in possession। यहाँ तक हुआ? हो गया?
लास्ट में नोट करके लिखो कि मीन प्रॉफिट शुड बी नेट प्रॉफिट। मीन प्रॉफिट शुड बी नेट प्रॉफिट एनईटी। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? नेट प्रॉफिट का मतलब होता है, अगर आप अपने 212 को फिर से वापस से पढ़े तो आपको नेट प्रॉफिट का मतलब समझ में आ जाएगा। पढ़िए जरा, सभी लोग देखिए 212 में क्या लिखा हुआ है। कहता है कि मीन प्रॉफिट ऑफ ए प्रॉपर्टी मींस दोज प्रॉफिट्स व्हिच द पर्सन इन wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom। आगे देखिए, टुगेदर विद द इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट्स। बस अब रुक जाओ, इसके बाद नेट प्रॉफिट की बात आती है। कहता है बट शैल नॉट इंक्लूड द प्रॉफिट्स। किन प्रॉफिट्स को इंक्लूड नहीं करेगा? ड्यू टू इंप्रूवमेंट्स मेड बाय द पर्सन इन wrongful possession। लेकिन उन प्रॉफिट्स को ऐड नहीं किया जाएगा जो कि रॉन्गफुल पोजीशन में रहने वाले व्यक्ति के अपने अपने खुद के एफर्ट से अगर उसने कोई प्रॉफिट अर्न किया हुआ है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। प्लेंटिफ जो है वो उस खेत पर हमेशा से शुगर केन की खेती करता था। मैं डिफेंडेंट हूं, मैंने मान लीजिए कि रॉन्गफुल पोजीशन में रहा प्रॉपर्टी के ऊपर, और मैंने क्या किया कि प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट कर दिया। इंप्रूवमेंट कैसे कर दिया? मैंने देखा कि इस प्रॉपर्टी में अगर मैं थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट लगाऊं तो यहाँ पर पान की अच्छी खेती हो सकती है, और मैंने अपनी तरफ से बहुत सारे व्हीकल्स खरीदे, क्योंकि पान के जो पत्ते होते हैं वो मार्केट में जल्दी पहुंचना जरूरी है, नहीं तो खराब हो जाएंगे। तो मैंने पान के पत्तों की खेती करनी शुरू कर दी। उसमें मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स किए, अपनी तरफ से इंप्रूवमेंट्स किए, अपनी तरफ से जो है मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट की, ये सारी चीजें की। अब इससे जो प्रॉफिट हो रहा है, प्लेंटिफ मीन प्रॉफिट में उन प्रॉफिट्स को कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। और अगर कभी कहता भी है तो जो मैंने इंप्रूवमेंट्स किए हैं वो वापस मुझे मिलने चाहिए। जितना पैसा मैंने इंप्रूवमेंट पे खर्च किया है वो मुझे मिल जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं मिलता है, प्लेंटिफ को ग्रॉस प्रॉफिट नहीं मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलता है। नेट प्रॉफिट का मतलब जितना एक्चुअल में कमाया होगा, जो पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया वो वापस से उसमें से डिडक्ट कर लूंगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आप सभी लोग पहले मुझे ये बताइए। इसीलिए मैंने आपसे लिखा है कि मीन प्रॉफिट इज जनरली नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होता है। बड़ी जल्दी समझ में आ गया। किसी को ऐसा तो नहीं जिसे ना समझ में आया हो? हर्ष, शिवम, झूठ नहीं बोलना। नहीं, क्लियर? ठीक है। और इन तीनों चीजों को मैं समझा देता हूँ आपको। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं? देखिए, इसका मतलब हुआ कि कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था राउंडफुल पोजीशन। सबसे पहला नियम तो ये हुआ कि प्लेंटिफ को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। जो प्रॉफिट हुआ सब किसको हुआ? डिफेंडेंट को। कोई प्रॉफिट नहीं हुआ राउंडफुल पोजीशन से, पहली बात। दूसरी चीज समझिए कि रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस बिफोर द पोजीशन ऑफ डिक्री होल्डर। मतलब जो डिक्री होल्डर था, जिसके पास पोजीशन थी, उस समय प्रॉपर्टी की जो सिचुएशन थी वैसी ही सिचुएशन में प्रॉपर्टी को वापस की जाए, वैसे ही स्टेटस में। ठीक। तीसरा देखिए, यूज टू विच अ डिक्री होल्डर वुड हैव पुट द प्रॉपर्टी इफ ही हिमसेल्फ वाज इन पोजीशन। वही रीजनेबल यूज, इंटेलिजेंट यूज, जो भी मैं आपको समझा रहा था कि माइट हैव रिसीव। तो जब उस तरीके से प्रयोग करता तो वैसे ही प्रॉफिट रिसीव करता। डिफेंडेंट ने अपने नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड की वजह से वो प्रॉफिट नहीं अर्न किया, फिर भी डिफेंडेंट को देना पड़ेगा। विद दिस मीन प्रॉफिट इज कंप्लीट। हमारा मीन प्रॉफिट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। सीपीसी क्लास लंबी चली गई, लेकिन सेकेंड पॉइंट, ये रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस कुछ नहीं यार। मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं आपकी प्रॉपर्टी पर रॉन्गफुल पोजीशन में रहा तो आपको क्या बेनिफिट हुआ?
कुछ नहीं ना। तो पहला नियम तो यही होगा, नो प्रॉफिट बाय अ पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन। मेरे रॉन्गफुल पोजीशन में रहने से शिवा को क्या बेनिफिट हुआ? नुकसान ही होगा ना वो तो पहला प्रिजम्पशन तो यही हो गया कि आपको मेरे रॉन्गफुल पोजीशन से कोई बेनिफिट नहीं हुआ। पहली बात होगी। दूसरी बात कहता है रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन का मतलब होता है रिकवरी, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस। सेम वही स्टेटस जैसा कि प्रॉपर्टी पे, जैसे मान लीजिए कि मकान पर कब्जा करने से पहले मकान बहुत अच्छी स्थिति में था, प्लेंटिफ का मकान बहुत अच्छी स्थिति में था, पर 20 सालों तक सूट चलता रहा और 20 सालों में डिफेंडेंट ने क्या किया? मकान की ऐसी की तैसी कर दी, पेंट कभी नहीं कराया उस पे, उसका रिनोवेशन कभी नहीं कराया, बल्कि मकान में बहुत सारे जानबूझ करके ऐसे काम करा दिए जिससे मकान की हालत खराब हो गई। तो मीन प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय उस रिस्टोरेशन को ध्यान रखा जाएगा जिस सिचुएशन में मकान था, प्रॉपर्टी थी, जबकि वो रॉन्गफुल पोजीशन में गई। तो नुकसान ज्यादा हुआ ना प्लेटिव का, तो वो सारा पैसा ले लिया जाएगा डिफेंडेंट से। और लास्ट तो मैं बता ही चुका हूं कि किस यूज में रखा गया है इससे मतलब नहीं, किस यूज में रखा जाना चाहिए इससे मतलब है। अभी भी कोई डाउट है? हो गया ना? क्यों भाई? तो विद दिस मीन प्रॉफिट इज कंप्लीट। कल हम लोग इसके आगे देखेंगे। थोड़ी सी मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ज्यादा खराब होगी तो क्लासेस सस्पेंड कर दूंगा मैं एक आध दिन के लिए। अगर ठीक रहा तो ठीक है। जैसे आज मेरी हिम्मत पड़ नहीं रही थी क्लास लेने की, लेकिन फिर मैंने कहा कि ऐसे तो रोज ही नाटक चलता रहेगा। तो देखते हैं हम लोग, अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल क्लास करेंगे, अगर नहीं तो फिर देखते हैं। आज आईपीसी क्लास सस्पेंड कर देता हूँ मैं। आईपीसी की आज की क्लास सस्पेंड रहेगी, कल कर लेंगे इसको, है ना? क्योंकि मेरा गला दर्द होने लगा धीरे धीरे। तो हम लोग कल मिलते हैं। आई होप कि कल तक मैं थोड़ा ठीक हो जाऊंगा। तो आज आईपीसी क्लास सस्पेंड कर देते हैं। एक बच्ची है जो सिर्फ आईपीसी पढ़ना चाहती थी। चलिए कल देखिए उसके लिए। पर जितना पढ़ा रहा है वो तो, हाँ यार, वो उससे काम चलता नहीं ना, जैसे कल कोशिश की गई, लेकिन कभी कभी हो जाता है, जनरली ऐसा नहीं होता। आजकल तो गले में ही दिक्कत होती है और कोई इशू नहीं है, वो शायद बोलते बोलते ऐसा हो रहा है। मिलते हैं हम लोग कल। आप लोग अपना ध्यान रखेंगे और पढ़ाई बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए, सब पढ़ते रहेंगे ढंग से, पुरानी चीजों को रिवाइज करते रहिए, और नोट सबके बने हुए होने चाहिए। मैं देखूंगा सबके नोट्स। अच्छा ठीक है, मैं ले लूंगा। हाँ, तो नोट्स सभी बनाएंगे। हर्ष, तैयारी हो रही है ना बेटे? अगले हफ्ते जो टेस्ट होगा 100% होना चाहिए, किसी का एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और फोन या नेट का कोई यूज नहीं करेगा आंसर देते से। जो आता है सो आता है, नहीं आता नहीं आता है। तो आपका काम ये है कि जितना सेक्शन 2 हम लोग देख लिया ना ऑलमोस्ट, सेक्शन 2 के 1 से लेकर के जितने भी हैं उन सब में देख लीजिए कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जैसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव कई बार पूछा गया प्रीलिम्स में, किस सेक्शन में है, 2 के किस क्लॉज में है, तो आपको याद करना होगा। अब आप मेरे सर पे नहीं आ सकते हैं कि सर आपने पढ़ाने में पीटूंगा ही बहुत। पढ़िए इसको, और कल तक सेक्शन 2 कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका सीपीसी में। हम लोग मिलते हैं आगे के लिए, कल मिलते हैं, ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ हर्ष, सब ठीक है यार, परेशान नहीं होना है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिए सभी लोग। चलिए, आईपीसी क्लास सस्पेंड रहेगी आज।